मृगांका अपनी कमर से कटार निकालती है और पर्दे को चीर डालती है। वो तेज तेज सांस लेने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ है। वो वहीं जमीन में बैठकर हवेली में भटक रहे साए को बुलाने की विधि करने लगती है। वो जमीन में एक चौकोर आकार बनाती है जिसके बीच में आंख बनी होती है। वो फिर अपनी आंख में लगा हुआ काजल उंगली से निकालकर चकोर में बनी आंख में लगा देती है। अचानक से ही घर के अंदर की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। मृगांका की विधि को भंग करने की कोशिश करती है, लेकिन मृगांका ठान कर आई है कि सच जाने बगैर यहां से नहीं जाएगी। दूसरी तरफ तृष्णा इस बात से बेखबर है कि वो कहाँ है। वो सुराही की दीवार के हर कोने को ठोक रही होती है, चिल्ला रही होती है, कोई है? किसकी आवाज है? कौन हंस रहा है? अब क्या करेगी तू? तुझे बचाने कौन आएगा यहाँ? तृष्णा घबरा जाती है। उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। क्या वो अपनी मौसी से संपर्क बना पाएगी? बंगारू ने उसे वशीकरण तो सिखाया था, लेकिन किसी दूसरी आत्मा से वो संपर्क तब तक नहीं बना सकती जब तक वो आत्मा ध्यान में ना हो। तृष्णा कोशिश करती है मृगांका से संपर्क बनाने की, लेकिन नहीं बना पाती। वो जितनी बार भी कोशिश करती है उतनी बार असफल हो जाती है। मृगांका के ध्यान में यहाँ भंग पड़ने लगता है। उसको लगता है जैसे उससे कोई संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। वो बीच में फंस जाती है। इस घर में भटक रही आत्माओं से संपर्क करे या उससे जो उसे पुकार रहा है। मृगांका तय करती है कि हवेली में भटक रही आत्मा से संपर्क बनाना उसके लिए अभी बहुत जरूरी है, और वो अपनी बाकी इंद्रियां बंद कर देती है। यहाँ तृष्णा के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा होता है। वो घबराने लगती है, वो चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुराही के बाहर भी नहीं निकल पाती और सुराही की आत्मा तृष्णा को वहां कैद कर खुद बाहर आ जाती है। मृगांका ध्यान संलग्न होती है। वो हवेली में मौजूद आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। मृगांका हवा में एक चिन्ह बनाती है और कहती है, सपना, तू है क्या यहाँ? अगर है तो मुझे कोई संकेत दे। मृगांका इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई संकेत नहीं मिलता। मृगांका कुछ बोले उससे पहले उसके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन मृगांका अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। वो फिर एक बार कठोर आवाज में बोलती है, सपना, तू है यहाँ? बता मुझे। तभी मृगांका के बनाए हुए चिन्ह में एक पंक्ति खिंचती है। वो उसे गौर से देखती है और आंखों को इधर उधर घुमाती है। मृगांका गहरी सांस लेती है और फौलादी आवाज में कहती है, कौन है तेरे साथ? तू अकेली नहीं है यहाँ, मुझे पता है। ये बोलते ही कमरे में एक अजीब सा ठंडापन आ जाता है। घर के शीशों में बर्फ जम जाती है और मृगांका ठंड से सिकुड़ने लगती है। वो फिर से अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है, सपना, मुझे पता है तू मुझसे नाराज है, लेकिन चली जा यहाँ से। यहाँ कुछ नहीं है अब तेरा। चली जा यहाँ से। किवाड़ तेज तेज बजने लगते हैं। घर के अंदर के बल्ब फूटने लगते हैं और टूटा हुआ कांच मृगांका के गाल में जाकर लगता है और खून की एक पतली सी धार बहने लगती है। तभी एक धुएं की बनी हुई आकृति उसके कान के पास आती है और कहती है, कभी नहीं जान पाएगी कौन हूं मैं। और वो जमीन में बने चिन्ह को पूरा बिगाड़ देती है। जिस कमरे में अभी तक शीत लहर चल रही थी, वो कमरा अचानक से आग पकड़ लेता है। मृगांका बाहर जाने के लिए अपनी जगह से उठती है,
लेकिन दरवाजे के पास जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा गिर जाता है और फिर पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। यहाँ घर में तृष्णा को आसपास चमगादड़ घेर लेते हैं। वो उसको नोचना शुरू कर देते हैं। नन्ही 12 साल की तृष्णा मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता है। फिर वो सुराई को छूती है और हिम्मत कर कर कहती है, मुझे पता है कुछ बुरा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये तो बताओ। तृष्णा के ये बोलते ही सुराई लुढ़कने लगती है। तृष्णा चिल्लाती है तो कभी उसके सिर में चोट लगती है, तो कभी उसकी पीठ में, कभी उसके हाथों की कोहनियां छिलती हैं, तो कभी घुटने। तृष्णा चोट की दर्द को छुपाते हुए चिल्लाकर कहती है, बताओ बताओ मुझे क्या हुआ था, बताओ। और सब कुछ शांत हो जाता है। सुराई एकदम से राग रहित हो जाती है और उससे बहुत ही कर्कश आवाज आने लगती है, जैसे कोई उसमें चाकू से निशान बना रहा हो। तृष्णा अपने कान बंद करती है और फिर उसे एक दृश्य दिखता है। एक बिन चेहरे की बुढ़िया जिसकी उम्र कुछ 55 साल की होगी, जिसने कपड़ों के नाम पर बस एक ब्लाउज और पेटीकोट पहना था। वो एक पहाड़ी के पास खड़ी होकर रो रही थी। आमिका की ये छाड़ बोना। और वो पहाड़ी से कूद जाती है। तृष्णा चिल्लाकर कहती है, नहीं। और फिर उसे दूसरा चित्र दिखता है जिसमें उसे मायापुर की हवेली दिखती है और ये बुढ़िया दिखती है। तृष्णा अब आंखें बंद नहीं रख पा रही होती है। उसे बेचैनी होने लगती है। वो सुराई में हाथ मारने लगती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। वो आगे का देखना चाहती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। वो चिल्लाकर कहती है, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। ऐसा लगता है वो कहीं दूर जाते जा रही है। वो तेज चिल्लाती है, मौसी। और फिर सुराई जमीन में गिरती है। एक धुएं की आकृति बनती है और तृष्णा उससे बाहर आती है। वो अपने आसपास देखती है। वो घर के अंदर है। सुराई वही दीवार में बने खांचे पर रखी है, लेकिन घर के दरवाजे खिड़कियां सब खुले हैं। घर के अंदर एक अजीब सी बास है। वो रसोई की तरफ जाती है तो देखती है कि गैस जली हुई है। वो भाग के जाकर गैस बंद करती है। फिर से सुराई के पास जाती है और सुनने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसमें कोई आवाज नहीं होती। दूसरी तरफ मृगांका घर के अंदर बंद हो गई होती है। झूला तेज तेज हिलने लगता है। उसे सपना के रोने की आवाज आती है। वो तेज स्वर में कहती है, सपना, सपना। तभी एक आवाज आती है, आमिका की ये छाड़ बोना। ये तो वही आवाज है जो तृष्णा ने सुनी थी, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? मृगांका ने उसे सुराई में क्यों कैद किया था? क्या रिश्ता है मृगांका का इसके साथ? ये सब अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। मृगांका जैसे ही आवाज सुनती है, उसके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, तृष्णा। मृगांका बेचैन हो जाती है। वो समझ जाती है कि अब तृष्णा की जान खतरे में है। वो दरवाजा खोलने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देती है। तभी एक आवाज आती है, कहाँ जाएगी? मुझे इतने साल तूने कैद में रखा और खुद भागने के लिए तिलमिला रही है। हाँ। मृगांका मंत्र उच्चारण बंद नहीं करती। इस घर में कितनी आत्माएं कैद है? क्यों है? अभी इससे ज्यादा उसके लिए जरूरी है सिर्फ इस आत्मा को काबू में लाना जो उसके घर से बाहर आई है। वो आत्मा तेज तेज हंसने लगती है। मृगांका का झोला जिसमें उसका विधि का सामान है, उससे जाकर दूर कहीं गिर जाता है। मृगांका हिम्मत नहीं हारती है। पहले उसे सिर्फ सपना के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन अब उसे 2-3 लोगों के रोने की आवाजें आने लगती हैं।
पकड़ नहीं पाएगी तू मुझे। बहुत रख लिया मुझे कैद में तूने। मृगांका अपने हाथ से अपना लोहे का कड़ा निकालती है और उस दिशा में उछालती है जिस दिशा से उसको कोई भी आवाज होने का अंदेशा होता है। वो कड़ा एक आकृति पे पड़ता है और वो सपना की आकृति होती है। मृगांका फिर दूसरी तरफ मुड़ती है। कौन है और यहाँ? मैं हूँ, भूल गई मुझे। मृगांका बूढ़ी औरत की आवाज पर ध्यान नहीं देती है। वो बस ये सोचती है कि वो यहाँ इस रूह को पकड़ने आई है जिसने शीतल को कब्जे में किया है। तभी जमीन में एक आकार बनता है, 6 उंगली वाला हाथ। मृगांका हाथ को देखकर कहती है, कौन है तू? तभी वहां तृष्णा आ जाती है। मृगांका उसे देखकर डर भी जाती है और उसको सुरक्षित देखकर उसकी जान में जान भी आ जाती है। तृष्णा के हाथ में सुराई होती है। मृगांका उससे कहती है, जहां है वहीं खड़ी रहे और सुराई को अपने हाथ में ही रखना। तृष्णा हाँ में सिर हिलाती है और फिर देखती है कि एक लोहे का छल्ला हवा में है। वो जानना चाहती थी कि वो क्या है, लेकिन मृगांका शायद अभी उसके किसी भी सवाल का जवाब ना दे पाए। बूढ़ी औरत की रूह सपना को वहां से लेकर बाहर जाने को होती है, लेकिन तृष्णा उसे रोक लेती है। जितना आसान मुझे बोतल में बंद करना था, उतना आसान तेरा भागना नहीं है। तृष्णा उसे हवा में पकड़ कर रखती है और मृगांका यहाँ इस रूह को जो शीतल को प्रताड़ित कर रही है उससे कहती है, छोड़ दे बच्ची को, क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? और ये कहते ही दूसरा छल्ला अपने हाथ से निकालकर उस रूह में डालती है, लेकिन वो रूह वहां से गायब हो जाती है। तृष्णा यहाँ मृगांका को कहती है, मौसी कुछ करो। मृगांका के पास अब कोई चारा नहीं होता है। वो विधि बीच में रोकती है, बूढ़ी औरत को विद्या से वश में कर सुराई में वापस डालती है और उसे अभिमंत्रित करती है। सपना को छल्ले से मुक्त कर कहती है, जा यहाँ से, डर मत, दूसरी दुनिया इतनी बुरी नहीं है। सपना आंखों में आंसू लिए तृष्णा को देखती है, उसका हाथ पकड़ती है और फिर गायब हो जाती है। मृगांका थोड़ा सा थकी हुई और हताश लगती है। वो तृष्णा को कहती है, जो भी शीतल के अंदर है बहुत बुरा है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि क्या और क्यों है। हाथ में सुराई लिए मृगांका अपने झोले को उठाती है और कहती है, कल फिर आना पड़ेगा, तू घर में अकेले। और उसकी बात काटते हुए तृष्णा कहती है, नहीं मौसी, मैं अकेले नहीं रहूंगी। और ये सुराई हमारे घर में क्यों है? कौन है ये? मृगांका सुराई की तरफ देखती है और कहती है, जैसे बंगारू ने मुझे विद्या दी थी, इसने भी मुझे विद्या सिखाई थी। बंगारू से पहले ये थी जिसने मुझे वशीकरण सिखाया था, जिसने मुझे आत्माओं को काबू में करने के साथ उनसे संपर्क बनाना सिखाया था। तृष्णा हैरानी से पूछती है, तो ये घर में क्यों है? मैंने जब जानना चाहा, मुझे बस इतना दिखा कि इन्होंने खुद की जान ली थी। मृगांका एकदम से दुखी होकर कहती है, जान ली नहीं थी, जबरदस्ती ली गई थी। जब गांव के बच्चों को उसने विधि से ठीक किया तो सबने उसे देवी बोलना शुरू किया, और जब एक बच्चा उसकी विद्या से ठीक न हुआ तो उसे डायन बोलकर खुद की जान लेने को मजबूर कर दिया गया। मुझे जब पूरी बात पता चली तो मैं रितंबरा दीदी की कीमती रूह को ऐसे दुष्ट लोगों के बीच में नहीं रख सकती थी और अपने पास ले आई। तृष्णा, इस तरह की रूह को ऐसे नहीं छोड़ा जाता। जब तक मुझे उचित स्थान नहीं मिलता तब तक ये सुराई में ही रहेंगी। तो उन्होंने मुझे क्यों सुराई में बंद किया? मेरी गलती है, मुझे तुझे पहले ही बता देना चाहिए था, वरना तू कभी नहीं कहती कि तुझे अंदर जाना है। ये मेरी जिम्मेदारी है। मृगांका रास्ते में रुक तृष्णा के साथ सरपंच के घर की तरफ जाती है, उसको गेट के बाहर बुलाती है और एक लोहे का कड़ा देकर कहती है, ये अपनी बच्ची के हाथ में पहना दो। ये याद रख, हवेली का कुछ नहीं है, जो है तेरे घर का है। मैं फिर आऊंगी, तब तक शीतल को घर से बाहर मत जाने देना। उसके सामने न शादी की बात करना, ना ही पूजा पाठ की। सरपंच जान को हलक में लिए हुए उसकी बात में हामी भरता है।
मृगांका तृष्णा और सुराई के साथ घर पहुंचती है और सुराई को एक कोने में रखती है। तृष्णा उससे कहती है कि सपना ने मेरे हाथ को क्यों पकड़ना चाहा। मृगांका पानी का घूंट लगाते हुए कहती है, उसको पता है उस दिन जो हुआ तेरी गलती नहीं थी, शायद इसलिए। तृष्णा फिर उदासी से कहती है, छोटे ठाकुर अपनी बहन को बहुत याद करते हैं ना? हाँ शायद, वरना वो यहाँ वापस कभी नहीं आते। सच कहा था मृगांका ने। नमन का उसकी बहन के लिए प्यार ही उसको बार बार मायापुर गांव में वापस लेकर आता है। लेकिन अब निशाला का नयन तारा होने का सच जानने के बाद क्या नमन शांत रह पाएगा? नमन और दीवान सिंह यहाँ घर में पहुंचते हैं। वो जैसे ही हवेली का दरवाजा खटखटाने वाले होते हैं, वो खुद ब खुद खुल जाता है। दोनों सच जानते हुए भी अनजान रहते हैं। दूर निशाला हाथ में पानी के 2 गिलास लिए घूंघट में खड़ी होती है। दीवान सिंह के पैर कांपने लग जाते हैं। नमन धीरे से कहता है, दीवान सिंह डर को अंदर रखो, भूल जाओ कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है। निशाला उनकी तरफ बढ़ती है। उसके पासेब की छन छन अब नमन और दीवान को डराने लगती है। उसका एक कदम हवेली की बुनियाद हिलाने वाला था। दोनों की उसकी घूंघट में छिपी सूरत को देखने की हिम्मत नहीं होती है। वो उसके हाथ से पानी का गिलास लेते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। निशाला कहती है, पानी क्यों नहीं पी रहे? और दोनों गड़गड़ कर पानी पी जाते हैं। ऐसा अंदेशा होता है कि निशाला को उन दोनों पर कुछ शक हुआ है। वो अपना आपा खो दे उससे पहले ही दीवान सिंह कहता है, शहर गए तो थे लेकिन तेरा काम न कर पाए, इसीलिए लगा कि तू नाराज हो जाएगी। अरे मालिक लोगों से कोई नाराज हो सके है के? दीवान सिंह उसे उसकी अंगूठी वापस देने वाला होता है कि निशाला उसका हाथ छूकर कहती है, आप ही रखो, जब भी जाओ मेरा काम याद रखना। जैसे ही निशाला दीवान सिंह का हाथ छूती है, दीवान के अंदर एक कंपन होती है। बर्फ की सिल्ली में पड़ी लाश से भी ठंडा था उसका स्पर्श। लेकिन दीवान ये घबराहट सामने नहीं आने दे सकता था। इतने में ही ठाकुर नीचे आकर पूछता है कि तुम दोनों ऐसे रात में अचानक कहाँ चले गए थे? नमन अपने आप को फंसा हुआ पाता है। क्या वो अपने पिता से झूठ बोल पाएगा? क्या नयन तारा उसके झूठ को पकड़ लेगी? क्या नयन तारा का सच ठाकुर की मौत का कारण बन जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए काल भैरवी की इस रहस्यमय कहानी के अगले भाग से, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वो कॉलेज का फॉर्म भरना था डैड। कब जाने का सोचा है? जब तक यहाँ से काम चलता है कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसे मैं आपको और अम्मा को छोड़कर कैसे जाऊं? बड़े ठाकुर कुछ कह नहीं पाते और नमन दूर खड़ी निशाला को थोड़ा सा आंख घुमाकर देखता है, जो उनकी सारी बातें सुन रही होती है। नमन पूछता है, अम्मा आराम कर रही हैं क्या? ठाकुर थोड़ा सा दुखी होकर कहता है, सपना और तेज के जाने के बाद कौन इस घर में आराम कर पाया है। नमन अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ता है और दीवान सिंह हवेली के बाहर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। नमन उसे जाते हुए रोकता है और कहता है, दीवान सिंह तुम चाहो तो हवेली के अंदर सो सकते हो, वैसे भी हम 3 ही लोग हैं यहाँ। दीवान की ये सुनकर जान में जान आती है। ठाकुर भी कहता है, हाँ अंदर ही सो जा दीवान, घर भी भरा भरा लगेगा। नमन निशाला की तरफ देखता है जो गुस्से में सकपका रही होती है। नमन की दीवान को अंदर रोकने की चाल कामयाब होती है। वो चाहकर भी घर में दीवान को अपने वश में नहीं कर पाएगी। नमन अम्मा के कमरे के अंदर जाता है और उसे खिड़की में खड़े हुए कुछ बड़बड़ाते हुए देखता है। नमन को उसे देखकर बार बार ये याद आ रहा है कि कैसे कोई माँ अपनी ही बेटी की मौत की जिम्मेदार बन सकती है।
लेकिन ये बात वो किसी भी तरह चेहरे में आने नहीं दे सकता। वो पीछे से अम्मा के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, किससे बात कर रही हो अम्मा? और तुम्हारी आवाज? अम्मा सकपका जाती है, बोलने की कोशिश करती है लेकिन बोल नहीं पाती है। तभी नमन शीशे में देखता है कि निशाला दरवाजे में खड़ी है। वो बात बदलते हुए कहता है, अम्मा आराम करो, ठंड लग जाएगी, मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। निशाला दरवाजे में से बोलती है, आराम करने का वक्त नहीं है, खाना बन गया से। नमन निशाला को खाना लगाने को कहता है और उसके जाते ही अम्मा को धीरे से कहता है, घबराना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, पीछे जो भी हुआ हो, लेकिन अब वो आगे नहीं होगा। अम्मा जिसकी आवाज जा चुकी है वो नमन को हैरानी से देखती हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। नमन अम्मा के साथ नीचे जाता है। निशाला टेबल में खाना लगाती है कि तभी बड़े ठाकुर को फर्श पे गिरी हुई एक फोटो मिलती है। नमन उनके हाथ में वही फोटो देखता है जो नमन मृगांका के पास लेकर गया था। ठाकुर फोटो को देखकर एकदम हैरान हो जाता है और उसके मुंह से नयनतारा का नाम निकलता है। ठाकुर जैसे ही नयनतारा का नाम लेता है, घर का माहौल एकदम बदल जाता है। अम्मा इस बात से चौंक जाती हैं कि ये फोटो यहाँ आई कहाँ से। दीवान और नमन इस बात से घबरा जाते हैं कि कहीं निशाला नयनतारा बन गई तो गजब कयामत हो जाएगी। ठाकुर के हाथ कांप रहे होते हैं। वो धीरे धीरे अम्मा के पास जाता है। उनके पीछे खड़ी निशाला की चोटी खुल जाती है। वो हवा में लहराने लगती है। नमन को पीछे खड़ी निशाला का बढ़ता क्रोध समझ आता है कि तभी नमन ठाकुर के हाथ से फोटो लेते हुए कहता है, क्या खाते टाइम आप लोग ये देख रहे हो? मुझे दो। और मोड़कर जेब में फोटो डाल देता है। नमन फिर निशाला को एकदम तेज आवाज में कहता है, निशाला खाना लगा तू। निशाला को मानो एक झटका सा लगता है और वो फिर से नौकरानी की साधारण अवस्था में आ जाती है। नमन और दीवान एक दूसरे को देख गहरी सांस लेते हैं। दीवान अपनी थाली ले दूर कुर्सी पे बैठने को जैसे ही जाता है, नमन उसे रोकता है और कहता है, हमारे साथ ही खाओ। घर की स्थिति देख अम्मा और ठाकुर कुछ नहीं कहते और दीवान सिंह परिवार के साथ खाने की मेज में बैठता है। हवेली में आती हुई एक मुसीबत नमन की कुशाग्रता की वजह से नियंत्रित हो जाती है, लेकिन कब तक निशाला का नयनतारा होने का सच सबसे छुपा रहेगा। दूसरी तरफ मृगांका घर में बैठ एक कोई पुरानी पत्तल में लिखी हुई लिपि को पढ़ रही होती है और तृष्णा सुराई की तरफ देख रही होती है। मृगांका उसे देखकर कहती है, वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हाँ, उसे एक बात तो समझ आ गई होगी कि तू बहादुर है, जो मुझे खोजते हुए हवेली तक आई। तृष्णा थोड़ा सा परेशान होकर कहती है, कुछ और तो नहीं ना मौसी, जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मृगांका ना में सिर हिलाती है, लेकिन उसको देखकर लगता है कि कुछ तो है ही जो वो छुपा रही है। ऋतंबरा तृष्णा को कुछ और भी दिखाना चाहती थी, जो किसी एक परत में छुप कर रह गया। क्या वो मृगांका के द्वारा विद्या से ढकी हुई कोई सच्चाई है? यह सच में ऋतंबरा की मौत ऐसे ही हुई जैसे तृष्णा को मृगांका ने बताया है। तभी मृगांका को पत्तल की बनी हुई उस किताब में कुछ मिलता है। वो अपना झोला लेकर घर से निकलने को ही होती है कि तृष्णा को पूछती है, चलेगी? और तृष्णा झट से तैयार हो जाती है। मृगांका सरपंच के घर पहुंचती है। सरपंच शीतल को मृगांका के सामने बिठाता है। शीतल के सिर पे हाथ रखकर मृगांका जप करती है और शीतल उसका हाथ बार बार हटाने की कोशिश करती है और कुछ कुछ बड़बड़ाने लगती है ताकि मृगांका का ध्यान टूट जाए। सरपंच और उसका भाई बलवंत कोने में खड़े होते हैं कि अचानक मृगांका शीतल के माथे से हाथ हटाती है और गुस्से में सरपंच से कहती है, कहा था मैंने कि कुछ छुपाना मत।
शीतल वहां बेहोश हो जाती है और बलवंत रोते हुए बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया था जो ठाकुर की हवेली में सफाई का काम करती थी। लेकिन मृगांका आगे पूछती है, लेकिन बलवंत बताता है कि वो मुझसे शादी की जिद करने लगी, लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करनी थी। हाँ, हमारे बीच में शारीरिक संबंध था, लेकिन मैंने कुछ जबरदस्ती नहीं किया था उसके साथ। मृगांका बलवंत को हाथ दिखाकर चुप होने का आदेश देती है और पूछती है, किया क्या था उसके साथ? सरपंच और बलवंत एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि तभी शीतल एक भयानक सी आवाज में बोल पड़ती है, गाड़ दिया था वहीं हवेली के पीछे मुझे। तृष्णा, जो शीतल के सामने ही बैठी होती है, अचानक से डर जाती है। शीतल उसको कुछ भी कर पाती उससे पहले ही वो मृगांका की तरह उसके माथे में भस्म लगा देती है। मृगांका गुस्से में कहती है, तुम जैसे मर्दों की वजह से ही औरत सपने देखने से भी डरने लगती है। जब तुम्हें पता था कि शादी नहीं कर सकते तो नजदीकियां बनाई क्यों? सरपंच बलवंत को मारने लगता है और कहता है, शहर भेजा पढ़ाई के लिए, वो छोड़कर भी गांव आ गया। शादी कराई तो इसकी हरकतें देख बीवी छोड़कर चली गई, और अब तेरी वजह से अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो वहीं गाड़ दूंगा जहां उस लड़की को गाड़ा था। मृगांका पूछती है, कहां? सरपंच और बलवंत उसे साथ में लेकर जाते हैं। मृगांका तृष्णा को शीतल के साथ रुकने को कहती है। मृगांका हवेली के पीछे के आंगन में पहुंचती है और बलवंत को लाश के अवशेषों को बाहर निकालने को कहती है, और जैसे ही कब्र खुदने लगती है, चारों तरफ अजीब सी हवा चलने लगती है। इतनी तेज हवा जैसे सबको अपने साथ उड़ा कर ले जाएगी। मृगांका कब्र से बलवंत की प्रेमिका निर्झरा के अवशेषों को निकालती है। इधर सरपंच के घर में शीतल अजीब सा बर्ताव करने लगती है। वो हर चीज इधर से उधर फेंक तोड़ने लगती है। सरपंच की बीवी और तृष्णा मिलकर उसे बिस्तर से बांध देते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर वो शांत नहीं होती। कुछ आते जाते लोग घर की तरफ से आते शोर को सुन अंदर झांकते हैं, लेकिन सरपंच की बीवी चेहरे पे एक भी शिकन नहीं आने देती। बंगारू पूर्वी भाग में स्थित जंगल के बीचों बीच जाकर कुछ पता करने की कोशिश करता है। वो एक टीले सी बनी आकृति को तोड़ता है और उसमें से एक मूर्ति बाहर आती है। एक ऐसी मूर्ति जो इतने साल मिट्टी के अंदर दबी होने के बाद भी संगमरमर सी सफेद होती है। वो एक ऐसा मुजस्मा होता है जो पत्थर होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे बात कर रहा हो। बंगारू उस मुजस्मे को देखता है और कहता है, मैंने जो पहले किया है, जो भी गलती हुई है, शायद वो लड़की उसी की सजा है। उस लड़की को सब पता है, लेकिन वो बच्ची है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हे रुद्रदेवी, मेरी मदद कर, मुझे बता कि मैं क्या करूं। बंगारू जैसे ही कहता है, वो मुजस्मा आधा काला हो जाता है। बंगारू डर जाता है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि बंगारू जो चाहता है उसकी ये देवी उसको वो प्रदान नहीं कर पाएगी, या बंगारू के द्वारा किया गया कोई पाप इतना संगीन है कि अनहोनी होनी बनकर दस्तक जरूर देगी। मृगांका यहाँ लाश के अवशेषों को मुक्त करने के लिए विधि करती है। बहुत सारी शक्तियां हवाओं में होती हैं जो उसे ये करने से रोक रही होती हैं, लेकिन मृगांका को ये करना ही है शीतल के लिए। तभी मृगांका को कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो कब्र के अंदर देखती है। वो गुस्से में लाल होती है। वो बलवंत को धक्का मारकर कब्र में गिरा देती है। ये देखकर सरपंच मृगांका पर हमला करने वाला होता है कि तभी मृगांका उसे जादुई शक्ति से रोकते हुए कहती है, एक गर्भवती की हत्या की तुम दोनों ने? इतना बड़ा पाप। बच्चे के रोने की आवाज इतनी तीव्र हो जाती है कि जहन तक में छेद कर दे।
मृगांका भारी मन से निर्झरा और उसकी ना जन्मी संतान को मुक्ति प्रदान करती है। बलवंत अवशेषों में आग लगाता है और मृगांका वहां से सरपंच के घर वापस तृष्णा को लेने जाती है। मृगांका शीतल का कमरा खोलती है और उसे त्रास्त जमीन में गिरा हुआ पाती है। मृगांका उसे तृष्णा की मदद से उठाकर बिस्तर पर रखती है और उसके होश में आने का इंतजार करती है। सरपंच की बीवी उसे चाय और बताशे लाकर देती है, लेकिन मृगांका उसके घर का पानी भी पीने से इनकार कर देती है। शीतल होश में आ एकदम मामूली हालत में आ जाती है। वो तृष्णा को गले लगाकर उसे शुक्रिया देती है और कहती है, तुम इतनी सी बच्ची होने के बाद भी इतनी बहादुर हो। मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं हूँ? तृष्णा मासूमियत से कहती है, तुम भी तो लड़ी उस आत्मा से और जीत कर वापस आई। मृगांका शीतल के सिर पे हाथ रखकर कहती है, बहादुर हर औरत है, लेकिन वो भावुक भी है। शायद वहीं सारा खेल पलट जाता है। वो सरपंच के घर से तृष्णा को लेकर निकलती है। सरपंच उसको शुक्रिया कहने बाहर आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जोधरगढ़ में नमन अपने कमरे में परेशान घूम रहा होता है। तभी ठाकुर आकर पूछता है कि वो फोटो में तेरी, और नमन उसे बीच में ही रोककर कहता है, आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है डैड। ठाकुर सुनकर थोड़ा चौंकता है और कहता है, तुझे पता है ये फोटो में कौन है? नमन कमरे का दरवाजा बंद करता है और खुसफुसा के कहता है, डैड जो बोल रहा हूं आप अभी बस वही करो। इस घर में गलती से भी नयनतारा का नाम मत लेना। कि तभी दरवाजे पे किसी के खटखटाने की आवाज होती है। नमन जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि घूंघट में निशाला है। वो एक बार को डर जाता है कि कहीं इसने कुछ सुना तो नहीं। कि तभी निशाला कहती है, दूध लाई थी आपके लिए, अम्मा को दे दिया है। नमन का डर उसके चेहरे पे दिख रहा होता है। वो बहाने बनाते हुए निशाला को कहता है, अब मेरा पेट ठीक नहीं है, तुम दूध ले जाओ। निशाला कुछ देर तो दरवाजे में खड़ी रहती है और फिर दूध लेकर रसोई में चली जाती है। रसोई में जाते ही वो दूध को फेंक देती है और घूंघट उठाती है। उसके चेहरे का प्रतिबिंब जो कांच की खिड़की पर बनता है वो बहुत ही डरावना और प्राण घातक होता है। दीवान उसी वक्त रसोई में आता है और निशाला को उसके असली रूप में देख लेता है, लेकिन निशाला उसे नहीं देख पाती। दीवान सिंह के पैर कांपने लगते हैं। ये वही औरत है जिसने उसे वश में करने के लिए अंगूठी दी थी। मृगांका ने कहा था उसे, उसके सामने गलती से भी ऐसा कुछ मत करना कि उसे शक हो। दीवान सिंह रसोई से निकल ही रहा था कि निशाला ने उसे रोक लिया और पूछ लिया, अरे आप यहाँ? दीवान के हाथ कांपने लगे। उसे जल्द ही कुछ बहाना बनाना होगा, उसे जल्द से जल्द कुछ बोलना होगा। और दीवान के मुंह से निकलता है, वो मैं पानी लेने आ रहा था। निशाला धीरे धीरे चल के उसके पास जाती है और बड़ी गहरी और कामुक आवाज में कहती है, लेकिन पानी तो मैं रख कर आई थी आपके लिए। दीवान सिंह को समझ नहीं आता कि अब वो क्या कहे, क्या बहाना बनाए। तो वो बोल देता है, लेकिन मैं तो तुमसे यहाँ मिलने आया था। निशाला दीवान के थोड़ा करीब आती है और जैसे ही वो अपना घूंघट उठाकर उसे वश में करने की सोचती है कि तभी पीछे से नमन की आवाज आती है, दीवान सिंह। निशाला दीवान से दूर जाकर खड़ी हो जाती है। दीवान नमन के पास जाता है और कहता है, हाँ जी बताइए छोटे ठाकुर, मेरे साथ चलो, कुछ काम है। दीवान और नमन वहां से दूसरी मंजिल की ओर जाती सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। आज बचा लिया आपने मुझे, हमें कुछ करना पड़ेगा दीवान सिंह। निशाला गुस्से में वहां से निकलकर जंगल की तरफ चली जाती है। मृगांका तृष्णा के साथ घर पहुंचती है तो देखती है कि किसी ने उसके दरवाजे पे मुरझाए हुए फूल रखे हुए होते हैं। मृगांका इधर उधर देखती है लेकिन कोई नहीं होता है। वो फिर घर में पीछे की तरफ जाती है, वहां भी कोई नहीं होता है। तृष्णा फूलों को हाथ लगाने ही वाली होती है
कि मृगांका उसे रोकती है और कहती है, गलती से मत छूना, ये कुछ भी हो सकता है। मृगांका फूलों को उठाती है और उसे घर के पीछे बने गधेरे पर फेंक देती है। तृष्णा को शायद वो फूल आकर्षित कर रहे थे। शायद तृष्णा, जिसे फूल बहुत पसंद है, उन्हें छूना चाहती थी, लेकिन मौसी की आज्ञा के बगैर तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। मृगांका तृष्णा को लेकर घर में प्रवेश करती है। तृष्णा अपने कमरे में जाती है और जैसे ही शीशे के सामने खड़ी होती है तो उसकी शक्ल की बजाय किसी और की शक्ल दिखने लगती है। ये फूल कहाँ से आए हैं? किसने इन्हें यहाँ रखा है? तृष्णा के अंदर अब किसका वास है? आईने में दिखी शक्ल किसकी है? जानने के लिए जुड़े रहिए काल भैरवी की इस रहस्यमयी कहानी के अगले भाग से, सिर्फ पॉकेट FM पे।